पार्ट 3 का जो टॉपिक है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात जानते हैं आप लोग? अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब तुलना। तुलना जब हम करते हैं तो अनुपात होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? और स्थिर को जानते हो क्या आप? स्थिर मतलब, स्थिर का क्या मतलब है? स्थिर का मतलब होता है एक जैसा, बदलना नहीं। स्थिर का क्या मतलब होता है? बदलना नहीं, एक जैसा रहता है। तो अनुपात कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। किस चीज का अनुपात स्थिर रहेगा? सुन लीजिए, ये जो नियम था सबसे पहले याद रखेंगे। ये नियम दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। ये याद रखेंगे। किसने दिया था? किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। याद रखेंगे प्रोफेसर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवों का भारात्मक अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। मैं लिख देता हूं, किसी भी यौगिक में उसके अवयव क्या होंगे? तत्व होंगे इसके अंदर। अवयवों का भारात्मक अनुपात सदैव नियत रहता है। चाहे यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। यौगिक को चाहे आप कहीं से भी ले लो, कैसे भी बना लो, उसमें उसके जो घटक होंगे, जो अवयव होंगे, उनका जो भारात्मक अनुपात होगा वो सदैव कैसा रहेगा? नियत रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण सुन लीजिए, लिख तो आप लोगों के पास में, सुनिए जरा ध्यान से। जैसे जल है, जल का क्या सूत्र बताया था मैंने? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। H क्या है? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। तो इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु है। अभी शायद आपको पता नहीं होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है वो 1 इकाई होता है। कितना होता है? 1 इकाई। 2 एकम 2। और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का जो अनुपात है, अनुपात ऐसे लगाते हैं ना, वो 2:16 है। इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से हम काट ही सकते हैं। जैसे 2 से भाग कर दो दोनों में, कल 1 से ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको किसी और से कर दो, उसको किसी और से कर दो, एक ही संख्या से। 2 एकम 2, 2 अठे 16। अनुपात कितना आ गया? 1:8। तो हम ये कहेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात, ये भार लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं? ये भार। हाइड्रोजन का मैंने बताया ना 1 इकाई होता है, 2 एकम 2। ऑक्सीजन का 16 इकाई भार होता है, वो अकेले है तो 16 लिखा जाएगा। तो अनुपात कितना आया? 1:8। अब आप जल को चाहे किसी भी विधि से बना लो,
नदी से ले लो, तालाब से ले लो, समुद्र से ले लो, बारिश का ले लो, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? 1:8 ही रहेगा। तो ये कौन कह रहा है? ये नियम कह रहा है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, किसी भी यौगिक में उसके अवयवों यानी तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव नियत रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। आपको समझ में आया? जी सर। आ गया? चलिए तो फिर आगे अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये नोट कर लिया आपने? जी सर। जल्दी 2 सेकंड में, जिसने नहीं किया। ये कॉपी के पीछे क्यों कर रहे हो आप? रफ काम हो, फेयर काम हो, करो सब आगे नहीं पर। जल्दी लिख लीजिए, पॉज कर दो। परमाणु सिद्धांत, डाल्टन, जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन। सबसे पहले वैसे इन्होंने ही बताया था परमाणु के बारे में, डाल्टन ने। लेकिन उससे पहले हमारे भारत के महर्षि थे, महर्षि कणाद, उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में। पर क्योंकि भारत के लोगों की बातें तो आप दूर तक जाती नहीं, विदेशी लोगों की बातें छपी है बुक में, लेकिन बुक में उनका नाम भी दिया है, महर्षि कणाद का, कि उन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इंग्लैंड के रहने वाले थे जॉन डाल्टन। उन्होंने परमाणु के बारे में कई बातें बताई, सुनेंगे ध्यान से और समझाऊंगा फिर। पहली बात उन्होंने ये कही कि तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उस छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों के जुड़ने से बड़ा हुआ है, और जिस छोटे कण के जुड़ने से वो बड़ा हुआ है उसे कहते हैं हम। ठीक है? सभी कण, हमें देखने में लगता है कि पंखे की ये पत्ती जो है इसमें छोटे कण होंगे क्या, लेकिन हैं, छोटे छोटे कणों के चिपकने से मिलकर बनी है इतनी बड़ी पत्ती। और वही जो सबसे छोटा कण है उसी को क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और गुण में समान होते हैं। आप बहुत सारे तत्व आपने देखे नहीं, आपने सोना देखा हो? जी। चांदी देखी हो? सोना सारा एक जैसा ही होता है, कहीं से ज्यादा चमकता है, कहीं से कम चमकता है? एक जैसा ही होता है। तो उसके सारे परमाणु कैसे? एक जैसे। उन्होंने यही बात कही कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे वो आकार में, अगर कोई परमाणु इतना बड़ा है किसी तत्व का, तो सारे परमाणु इतने ही बड़े होंगे। ऐसा नहीं कि कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, एक और छोटा हो गया, नहीं। सारे परमाणु एक जैसे होंगे और उनके गुण भी एक जैसे होंगे, एक तत्व के। लेकिन दूसरे तत्व से वो कैसे होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। सोने और चांदी में अंतर तो लगता है ना? अंतर दिखाई देता नहीं देता है? चांदी का छोटा होगा, सोने का थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है? अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, आकार में भी और गुणों में भी। आई बात समझ में? एक ही तत्व के तो परमाणु कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, आकार में भी और गुणों में भी। एक बात और कही उन्होंने कि परमाणु अविनाशी है। कैसा है परमाणु? अविनाशी। अविनाशी, विनाशी मतलब जिसका विनाश हो जाए, जो खत्म हो जाए, लेकिन परमाणु का विनाश नहीं हो सकता। ये कोई एक चीज, ये चौक दे दूं मैं, आप इसे खत्म कर दोगे? सोचो, कोई कर सकता है इसे खत्म? इसका आप पीस के चूरा बना दोगे, फिर उस चूरे का क्या करोगे? खत्म नहीं हो सकता। ये पेपर है, आप इसे जलाएंगे फिर भी राख बचेगी, खत्म नहीं होगा कभी। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। याद रखिए, परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, लेकिन समाप्त नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि परमाणु कैसा है? अविनाशी है। ठीक है? और एक बात है कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा, क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो
उसमें कोई नया परमाणु नहीं बनेगा, उसमें कोई नया परमाणु नहीं बनेगा जब रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, ये पेड़ है ना, ये पेड़ भोजन बनाते हैं और मुख्य रूप से इनका जो भोजन बनता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। किससे बनाते हैं ग्लूकोज? वातावरण से क्या क्या लेते हैं? वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मुख्य रूप से ये दो चीजें लेते हैं और बदले में ये ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज का सूत्र याद कर लेना, याद रहो, और बनाते हैं ऑक्सीजन। तो जो जो कार्बन का परमाणु था, ऑक्सीजन का परमाणु था, हाइड्रोजन का, तो इनमें भी इन्हीं तीनों के परमाणु में अलग है कुछ? परमाणु तो वही है, उनके बस संयोग का तरीका बदला है। यहाँ पर किसी और तरीके से संयोग था उनका और वहां किसी और तरीके का संयोग हो गया, परमाणु नया नहीं आया। तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया परमाणु कभी नहीं बनेगा। अगर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो इन्हीं से इन्हीं के यौगिक बनेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही बनेंगे। नया कोई परमाणु नहीं बनता रासायनिक अभिक्रिया। और एक चीज और है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है वो टूटता भी नहीं है। अगर वो कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो दो भागों में कट जाएगा। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना टूटे भाग लेता है, वो टूटेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, अणु टूट जाएंगे, ये अणु तो है, ये पहले टूटे फिर दोबारा से उन्होंने संयोग किया और इस तरह के दो हमें पदार्थ दिए, दो अलग अलग तरह के पदार्थ। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अणु होते हैं उनकी संरचनाएं टूट जाती है और फिर वो दोबारा से उनका पुनर्निर्माण होता है और नए तरीके से फिर वो कोई नया यौगिक बनता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अणु टूटते हैं, परमाणु नहीं। क्या समझ में आया? परमाणु। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विभाजित हुए, बिना टूटे भाग लेता है। ठीक है, तो ये बातें डाल्टन ने बताई, जो मैंने आपको कुछ बातें अभी बताई हैं। तो इसे कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु के बारे में ही उन्होंने बातें बताई हैं, तो इसे कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसे घर में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक है हमारा परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है बताओ, कौन बताएगा परमाणु क्या है? कोई बच्चा बताएगा? नहीं बताएगा? अरे मैंने तो परिभाषा तो लिखवा दी थी शुरू में। बता दो, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है परमाणु, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग बिना टूटे हुए लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये परमाणु है। परमाणु के बारे में बताई तो थी मैंने बहुत सारी बातें। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये सब लिखा तो है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट नहीं होता, यह विद्युत उदासीन कण है। ये बात ध्यान दीजिए, परमाणु विद्युत उदासीन है। इसका क्या मतलब है? देखिए, दो विद्युत आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। दो तरह के विद्युत आवेश होते हैं, धन और ऋण। तो ना तो परमाणु धनावेशित है और ना ही परमाणु ऋणावेशित है। वो कैसा है? वो उदासीन है। ना ही उस पर धनावेश है, ना ही उस पर ऋणावेश है। वो कैसा है? उदासीन। विद्युत उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं। अब इस बात को भी समझ लीजिए जरा। ऐसा नहीं है कि परमाणु के अंदर धन या ऋण आवेश नहीं है, दोनों है। परमाणु के अंदर दोनों आवेश है, लेकिन दोनों कैसे हैं? बराबर। कैसे हैं? बराबर। तो जब दोनों चीजें बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि इस पर कोई आवेश नहीं है। ये कैसा है? उदासीन। उदासीन का मतलब समझ गए? उदासीन का मतलब ये नहीं है कि ना धन है ना ऋण है, बल्कि दोनों है और बराबर है। यह है विद्युत उदासीन होने का मतलब।
आई बात समझ में नहीं आई? बातें समझने की है, नहीं समझोगे छोटी छोटी बातें ये फिर बड़ी होती है और फिर तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है 9th क्लास में, फिर बड़ी बड़ी बातें आने लगती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ही अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो परमाणु के बारे में मैंने बताया। अब परमाणु कितना बड़ा होता है? परमाणु कितना बड़ा होता है? परमाणु बड़ा नहीं, बहुत 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 छोटा होता है। इतना छोटा कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। ये हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, तो क्या ये हमें दिखते हैं कभी? नहीं, क्योंकि बहुत छोटे। कैसे हैं? बहुत छोटे। परमाणु बहुत छोटा है। बस आपके लिए इतना ही काम है कि आप याद रखें कि वो बहुत छोटा है। अब इसमें किताब में उसकी त्रिज्या भी दी हुई है, वो गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या भी दे रखी है, बहुत कम संख्या में लिखी हुई है। वो आप चाहो तो पढ़ के उसे याद कर लेना, ठीक है? अब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्रकार के तत्व हैं, बहुत सारे प्रकार के तत्व हैं। तत्व सुनना ध्यान से। तत्व जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तत्व। चीनी तत्व नहीं है, या ग्लूकोज तत्व नहीं जो मैंने लिखा C12H12O6, ये ग्लूकोज है। तत्व ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनसे मिलकर यौगिक बनता है या पदार्थ बनता है, वो तत्व होते हैं। तो ये तत्व है, ठीक है? अब ये जो तत्व है ये बहुत सारे हैं। कैसे हैं? बहुत सारे। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं लिखने में तो इनके नाम काफी बड़े बड़े। कैसे इनके नाम? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इन्हें लिखते हैं तो जल्दी से लिख दें। ऐसा कुछ करना हमने चाहा, तो हमने क्या किया? उनके नाम का पहला अक्षर ले लिया। कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन का N और सल्फर का S। बहुत सारे तत्व हैं, तो सबका पहला पहला अक्षर ले लिया, या पहले दो अक्षर ले लिए। जैसे कैल्शियम है, अब कैल्शियम में तो C आता है, लेकिन कार्बन में भी C आ रहा है, तो उसके लिए ले लिया हमने Ca, कैल्शियम। ऐसे करके लिया। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ तत्व जो होते हैं, जैसे सोडियम, ये कक्षा 8 में भी चार्ज लगाया था याद, जैसे सोडियम। अब इसका प्रतीक क्या बनेगा? S या SO? नहीं, याद रखना है कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं वो उनके इंग्लिश नाम से नहीं, लैटिन नाम से बनाए गए। लैटिन एक भाषा है। सोडियम को उसमें कहते हैं नेट्रियम। क्या कहते हैं? वहां से उसका प्रतीक बनाया Na। सोडियम का प्रतीक क्या है? पोटाशियम। पोटाशियम को कहते हैं कैलियम, तो वहां से उसका प्रतीक ले लिया K। ऐसे बहुत सारे तो नहीं है, थोड़े से ही 10-12। बाकी का नाम तो तुम्हें ऐसे पता लग जाएगा। कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का H। 10-12 कुछ ऐसे हैं जिनका लैटिन नेम उनका प्रतीक देता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उनको याद कर लें, घर से कॉपी में लिख लें, ठीक है? जरूर। कक्षा 8 में दे रखे होंगे वो, 8 की अगर विज्ञान किताब आपके पास पढ़ी है तो उसमें आप देख लें, और अगर ना मिले तो मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप पर आपको भेज दूँ, उससे कर लेना। आज सिर्फ आपको इतना ही कराएंगे, बाकी कल इतना पढ़ के आए घर से, याद करके, ठीक है? तो